वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। सो शैल वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक? So this is nothing but the resolution of vectors. Okay, so what is the basic meaning of resolution of vector? Resolve करना मतलब क्या करना? अलग अलग करना। क्या करना? ये बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये आने वाले हमारे चैप्टर्स में बड़ा अहम जो है किरदार निभाता है। इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में आने वाले चैप्टर्सों में जहां जहां पे हम लोग जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले, जहां पे हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले, मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। उस सारे टॉपिक्स में ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बड़ा काम करेगा। ये टॉपिक अगर आपको समझ गया तो सारी चीजें आपको इजीली क्या कर सकते हैं, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला उसका बेसिक मीनिंग है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? एक वेक्टर जिसको क्या करना, दो पार्ट में क्या करना है, तोड़ना, अलग करना, उसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके पहले मैंने इसका इंट्रो भी दिया था लास्ट लेक्चर में, याद होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान के चलो फिर से एक बार वेक्टर का कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, कुछ जैसे कि अपन पकड़ेंगे फोर्स, ठीक है। तो मान के चलो कि यहां पे एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान के चलो बेटा कितना, एम होगा। कितना होगा? तो इस एम के ऊपर यदि हमने फोर्स लगाया बेटा इस डायरेक्शन पे, एफ का नाम हम लोग उसको डिनोट कर देंगे फोर्स के लिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट इजीली इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, दैट इज एम इनटू ए। फोर्स को हम लोग बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोला जाता है इसको बल, और इसको बोला जाता है एम ए मतलब क्या, मा। याद रखना है, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज अ बलमा। क्या बोला जाता है इसको? बलमा। बात समझ में आई? तो आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? एम इज मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ये मोशन में हम लोग देखेंगे आगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग इसकी बात करेंगे कि सर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा बेटा, ठीक है। और यदि हम लोगों ने इस फोर्स को यहां पे ना लगाते हुए यदि हम लोगों ने इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ही जा सकता है। बात समझ में आई? मान के चलो कि यहां पे हम लोगों ने एक रस्सी बांधी, थोड़ा सा टिल्ट करके इसको क्या किया, खींचा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऐसा थोड़ा सा मुंह ऊपर उठा के आगे बढ़ेगा। एम आई राइट? इसका मतलब ये बेटा कि ये जो फोर्स है, ये जो बल है, ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे। इसका मतलब ये जो फोर्स है इसके कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते, रिजोल्व कर सकते? दो पार्ट, एक है बेटा हॉरिजॉन्टल और ऊपर का इसको बोलेंगे हम लोग दैट इज वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। बात समझ में आई? तो ये डिपेंड करता है कि इसके साथ, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया गया है, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स है मान के चलो बेटा इसको अपन बोलेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, थीटा की वैल्यू मान के चलो 37 डिग्री है, और ये जो फोर्स जिस डायरेक्शन पे हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एफएच। व्हाट इज द एफएच? हॉरिजॉन्टल फोर्स। और ये रहेगा ऊपर वाला, इसको बोलेंगे हम लोग एफवी, दैट इज वर्टिकल फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग बोलेंगे, देखो इस तरह से ये हमारा कौन, दैट इज एफ, ये लाइन हमारी कौन, देखो एफवी। क्या मैं एफवी को वेक्टर लाइन बोल सकता हूं? हाँ या ना में आंसर देते चलिए। क्या वेक्टर लाइन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, इट विल बी इलोंगेटेड। बराबर, इसको हम लोग इलोंगेट कर सकते हैं ऊपर और इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी पैरेलली शिफ्ट करने से? नहीं। मैं एफवी को ऐसे करके इसको क्या किया, एडजस्ट करके यहां पे लिखा व्हाट इज दिस, एफवी। मैंने एफएच को एडजस्ट किया, ये क्या बना हमारा, एफएच। और ये हमारी लाइन कौन है, दैट इज प्योर फोर्स एफ। इसमें से हमको क्या चाहिए, हमको पेपर में पूछा गया कि सर ऑब्जेक्ट आपका कितने फोर्स से आगे बढ़ेगा, तो कितने फोर्स से, एफएच। तो हमको क्या निकालना है, एफएच की वैल्यू। क्या निकालना है? आगे जाके एफवी की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे, तो उसका थर्ड लॉ पढ़ेंगे, दैट इज एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। पता है ना सबको? तो बेटा उस समय हमको एफवी का भी काम पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग एच निकालने के प्रयास में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा बेटा कौन, थीटा। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द साइन थीटा बेटा, बोलो अपोजिट साइड दैट इज एफवी बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि ये क्या है हमारा 90, तो ये क्या बना हमारा एफ। तो क्या बना बेटा, बोलो एफवी को लिखा मैंने, एफ को इधर लिखो, एफ साइन ऑफ थीटा। कितना बना? तो इसका मतलब ये कि मेरे को एफवी भी मिल गया है। सिमिलरली मैं यहां पे कॉस थीटा का इस्तेमाल करता हूं इस ट्रायंगल में। तो व्हाट इज द कॉस थीटा, बोलो बेटा व्हाट इज द कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड दैट इज एफएच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज व्हाट, एफ। हमको क्या चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, एफएच चाहिए। क्या चाहिए? तो बेटा एफएच को रखो, एफ को लेके जाओ, तो एफएच की वैल्यू क्या बनी, बोलो एफ कॉस ऑफ थीटा बना। बात समझ में आई बेटा? अब देखो यहां पे मैंने एक वैल्यू लिख के दी, यहां पे मैंने एंगल भी दिया। क्या एफएच को मैं इसके बाद डायरेक्टली क्या ऐसे लिख सकता हूं, एफ कॉस ऑफ थीटा? अरे समझ में आ रही है बात?
क्या मैं अगर मेरे पास कभी भी एंगल में दिया हो फोर्स तो मैं एफपी को क्या लिखूंगा बोलो, एफ साइन ऑफ थीटा। तो याद रखिएगा जब भी कभी यदि हमारा फोर्स, यदि कोई हमारी वेलोसिटी, यदि कोई हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल में लगा हो तो उसके हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, एफएच को या फिर वीएच को या फिर एसएच को। व्हाट इज द एसएच, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज द वीएच, वेलोसिटी वेक्टर। व्हाट इज द एफएच, फोर्स वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई। और ऊपर वाले का क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आई। सर क्या हमेशा ऐसे ही होगा, जरूरी नहीं है। हम लोग एंगल किसके साथ ले रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं एंगल या वर्टिकल के साथ, ये एंगल ले रहे हैं या ये एंगल ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि मैं थीटा यहां पे लेता हूं किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थीटा का एडजेसेंट वाला क्या बनेगा, कॉस, क्योंकि कॉस में ही आता है ना एडजेसेंट का कंसेप्ट। और थीटा का अपोजिट वाला क्या बनता है, साइन। तो यहां पे लिख लिया। तो फटाक से इसका आंसर बताइए क्या बनेगा, एफ की वैल्यू कितनी बेटा, 10। और कॉस 37 होता है कितना बोलो, कॉस 37 होता है बेटा, याद रखना है कॉस 37 की वैल्यू कितनी, 4/5। जैसे साइन 37 की वैल्यू कितनी, 3/5। इस तरह से हमको याद होना चाहिए, बराबर है। तो क्या बनेगा 4/5, कितना बनेगा, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8 न्यूटन। इसमें बोलो क्या बनेगा, एफ की वैल्यू 10 इंटू दैट इज 3/5, 5 2 जा 10, 2 3 जा। इसका मतलब हमारा फोर्स, हमारा ऑब्जेक्ट कितने फोर्स से आगे जा रहा है, कितना न्यूटन, 8 न्यूटन। आई बात समझ में, ये समझ में। इफ सपोज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय हाउ मच फोर्स, कितने फोर्स से, 8 न्यूटन फोर्स से। सर क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो आगे जाके। बेटा फोर्स का फॉर्मूला बोलो, बल मा। क्या बोला मैंने, बल मा। कौन से वाला फोर्स ले रहे हैं हम लोग, एफएच वाला ले रहे बेटा। एफएच की वैल्यू कितनी आई बोलो, 8 आया। मैंने बोला ये कितने किलोग्राम का मास है, मैंने बोला 2 किलोग्राम का मास है। तो एम की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। ए कौन है हमको पता है क्या, नहीं है बेटा। तो ए रखो, 2 को लेके जाओ। ए की वैल्यू किसके बराबर, 8/2 इज हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। आई होप आपको सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़े चलो बेटा, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत है, नहीं है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ेंगे। बताइए बेटा यदि मैंने और एक यहां पे क्वेश्चन रखा इस तरह से, मान के चलो मैंने फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। मैंने बोला ये एंगल दिया है बेटा कितना, दैट इज चलो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60। मैंने पूछा आपको एफएच की वैल्यू निकालिए और एफवी की वैल्यू निकालिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो बोले बोलो क्या लिखोगे एफएच के लिए, बोलो। या फिर एक काम करता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं कितना, 30 डिग्री। कितना लिखा मैंने, 30 डिग्री। हम किसके साथ सीखे, इसके साथ सीखे या ऊपर वाले के साथ, इसके साथ। तो ये दोनों में एफवी और एफएच में कितने का एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री। इसकी कितना, यहां पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना था ना अपना, तो बेटा ये 90, तो 90 में से 30 गया, कितना बचेगा, 60 डिग्री, बराबर है। तो एफएच की वैल्यू किसके बराबर, एफ कॉस ऑफ थीटा, और एफवी की एफ साइन ऑफ थीटा। फटाफट वैल्यू डालिए बेटा, 10, ठीक है, दैट इज कॉस ऑफ, सॉरी 10 है, 100 है ना, 100 इंटू कॉस ऑफ 60, 100 इंटू कितना बनेगा कॉस 60, 1/2, कितना बनेगा 50 न्यूटन। आई बात समझ में। सिमिलरली हम लोग इसकी भी वैल्यू निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो बेटा ये कितना बनेगा, अब ये 30 एंगल लोगे या 60 लोगे, 60 लोगे 30 लोगे, 30 लोगे। कितने लोगों को लग रहा 30 लेना है बेटा, हम लोग यहां पे देखिए एंगल किसके साथ लिए, ये वाला एंगल लिए। अभी भी देखिए एंगल थीटा लिखा है, ना कि 90 माइनस थीटा लिखा है। एंगल ये होगा तो यही लेना है, ना कि ये लेना है। आई बात समझ में। तो कितना लिखना पड़ेगा यहां पे बोलो, दैट इज साइन ऑफ 60 हाउ मच, √3/2। तो कितना बनेगा, दैट इज 50√3। बात समझ में आई। यदि चलो और एक क्वेश्चन में लेता हूं यहां पे, मान के चलो बेटा कि ए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका कितनी वेलोसिटी दी है, 100 मीटर पर सेकेंड, एंड वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वैल्यू इज 50 मीटर पर सेकेंड। उसमें से एक कंपोनेंट की वैल्यू कितनी दी है, 50 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर कंपोनेंट। क्या पूछा मैंने, बोलो
कि आपके पास एक दिया है इस तरह से, मान के चलो बेटा एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसकी ये वाली वेलोसिटी दी है, कितनी बोली उन्होंने 100 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू क्या होगी आपकी, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, बात समझ में आई। उसमें से मान के चलो एक कंपोनेंट दिया है, कुछ भी हो सकता है, वो एक हो सकता है वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल। मान के चलो मैं ऐसे मानता हूं कि ये एंगल कितना रहा थीटा, थीटा का ये वाला कौन सा कंपोनेंट होता है बोलो बेटा, ये बना कौन आपका v की वैल्यू है, तो ये कौन बनेगा vx, यहां पे लिखा हुआ ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये रहा हमारा कौन ऑब्जेक्ट, और ये हमारी कौन है बेटा बोलो v की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी बराबर 100 बोलते चलो मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। ये मैं मानता हूं कि एंगल कितना है थीटा, ये v, तो ये वाला कौन सा होना चाहिए बोलते चलो vx होगा, और ये कौन होगा बेटा बोलो vy होगा। बात समझ में आई। vx मतलब इसको अपन vh भी लिख सकते हैं, और ये क्या लिखेंगे हम लोग v लिख सकते हैं। x इसलिए लिखा मैंने क्योंकि x डायरेक्शन में वो शो कर रहा है, बात समझ में, ठीक है। अब बताइए बोलो व्हाट इज द vh, v cos ऑफ थीटा, और व्हाट इज द v ऑफ v sin ऑफ थीटा। आई बात समझ में। तो मान के चलो बेटा कि यहां इसमें से मुझे जो 50 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये कोई भी एक कंपोनेंट मान के चलो, कौन सा मानना चाहते हो, VH मानते हो या VV मानते हो। ऐसे हम लोग मानेंगे इसको, VH को मानेंगे, तो VH की वैल्यू ऐसे मान के चलो कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आई। तो मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, बोलो बेटा कितना होगा 50 इक्वल कितना 100 इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू 100 उधर गया कितना बनेगा 50/100, कितना बनेगा 1/2। तो यहां से मुझे मिलता है कौन एंगल, कितना एंगल मिलेगा थीटा की वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है यदि मैं इसको VH लेता हूं तो एंगल कितना मिला है 60 डिग्री। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो कितना कौन निकाल सकते हैं, ये तो हमको पता था कितना था 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकाल सकते हैं दूसरा कंपोनेंट, वही तो पूछा है ना क्वेश्चन में। तो बेटा बोलो v ऑफ v इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा, v की वैल्यू कितनी 100 इंटू साइन कितना लिखोगे, इसका मतलब एंगल पता नहीं था, क्या नहीं पता था एंगल। तो बेटा कितना होगा बोलो 100 इंटू कॉस साइन 60 √3/2 कितना बनेगा 50√3 मीटर पर। ये निकला आपका कौन दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हमको पता ही था। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। यदि आपको आने वाले दिनों में हम लोग जहां पे पढ़ने वाले कौन सी चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मोशन इन प्लेन, उसमें मान के चलो बेटा यहां पे इस तरह से मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस ग्राउंड, ठीक, और यहां पे इस तरह से फ्लाइट ने उड़ान भरी, ठीक है, क्या भरी, फ्लाइट ने उड़ान भरी, दिख रहा है सबको। और मैंने बोला कि इसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, ये मैंने आपको मान के चलो दिया है कितना, दैट इज कितना बोलो, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया है 200 मीटर पर। और मैंने बोला कि उसका हॉरिजॉन्टल के साथ यदि मैं ऐसे बोलता हूं इसका एंगल दिया है बेटा कितना, दैट इज मान के चलो 45 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको पूछा इसके दोनों भी कंपोनेंट की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते बेटा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, VH बोलो या फिर VX बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का क्या बोलोगे, VY बोलोगे, Y एक्सिस के लिए, बात समझ में आई। तो VX की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, V cos ऑफ थीटा, V की वैल्यू बोलते चलो 200, cos कितना 45 1/√2, तो कितना बनेगा 200/√2। आई बात समझ में। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज 100 इंटू 2/√2, व्हाट इज द 2, √2 इंटू √2, ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसल, कितना बनेगा 100√2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऊपर का भी क्या आएगा आंसर, एंगल 45 तो ऊपर क्या आएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, तो ऊपर की वैल्यू भी कितनी बनेगी आंसर 100√2 मीटर पर सेकेंड। समझता, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत आई बेटा किसी को, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम लोग इसी रिजोल्यूशन के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। किसमें पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन में पढ़ेंगे। कैसा होता है इंक्लाइंड प्लेन में, प्लेन अभी तक कैसा था बेटा हमारा, कैसा था, सीधा था, कैसा था, थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम लोग कि आपको सबको दिखे, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। ऑन इंक्लाइंड प्लेन में क्या पढ़ेंगे, देखो जिस तरह से ये मैंने निकाला बेटा इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल कितना थीटा, व्हाट इज द थीटा, व्हाट इज द थीटा, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते चलिए, क्या बोलेंगे इसको,
मान के चलो कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है बेटा मान के चलो m। बात समझ में आई? अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यदि ये सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन लेस? किसी भी तरह से फ्रिक्शन ना हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? सर स्लाइड करने के पीछे का रीजन बताइए। कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशन। क्या प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा? नहीं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे हमारी धरती माता जो अपने सेंटर के तरफ खींचती है, और जब सेंटर की तरफ खींचने वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे Fg। व्हाट इज द Fg? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग आज से बोलेंगे बेटा वेट। क्या बोलेंगे? सर वेट का यूनिट बताइए। वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता है बेटा। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। ध्यान से सुनना बेटा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? W से। और ये जो वेट होता है, ये वेट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास और उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखेंगे? उस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छे से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ग्रेविटी जैसे जैसे प्लैनेट की चेंज होते जाएगी वैसे वैसे आपका वेट भी चेंज होते जाएगा। मान के चलो कि मैं 10 किलोग्राम का हूं, यदि मैं अर्थ पे हूं तो 10 किलोग्राम का हूं, मार्स पे जाऊंगा तो जी की वैल्यू घटेगी तो मेरा वेट भी घटेगा। मास बदलेगा क्या? यदि मैं स्पेस में चला गया, किसी भी तरह की ग्रेविटी नहीं है, तो जी की वैल्यू किसके बराबर? 0। 0 इंटू 10 की वैल्यू किसके बराबर? 0। तो मेरा वेट कितना? 0। इसलिए हम लोग क्या फील करेंगे? वेटलेस कंडीशन फील करेंगे। क्या मास 0 होगा? नहीं। आई बात समझ में? तो बेटा ये जो है मास का यूनिट क्या है बेटा? बोलो। किलोग्राम। और ये कौन है? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। मतलब ही वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का भी क्या था? व्हाट इज द फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोला करते थे, याद होगा। इसका मतलब व्हाट इज द वेट? वेट इज नथिंग बट दी फोर्स अप्लाइड बाय द प्लैनेट ऑन द ऑब्जेक्ट। याद रहेगा क्या बोला मैंने? व्हाट इज द वेट? बेसिकली क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द प्लैनेट ऑन दी, या फिर ऑब्जेक्ट ने प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगा, कुछ भी बोल सकते क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया क्या? तो अब उसमें बताइए प्लैनेट आएगा क्या ऑब्जेक्ट की तरफ? कौन जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा। उसके ऊपर हम लोग ग्रेविटेशन में चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? तो ये रहा कंसेप्ट वेट। इसके बाद कभी भी वेट का यूनिट मैंने पूछा तो क्या बोलना है? न्यूटन बोलना है, ना कि किलोग्राम। बात समझ में आई? आगे बढ़े बेटा। तो बेटा ये क्या है? बोलो। W है। क्या है ये? व्हाट इज द W? वेट। आई बात समझ में? सुन लो अच्छे से, सुन लो अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट वेट होगा तो इस वेट के देखो 2 कंपोनेंट बनेंगे बेटा। जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्लाइन में फोर्स लगे, तो उसके 2 पार्ट में डिवाइड करना। देखो सीधे डायरेक्शन में वेट लगता है, सीधे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो भी इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुन लो कैसे बोलना चाहता हूं, सुन लो। अब यहां पे जो वेट दिख रहा है, दिख रहा है सबको? ये जो वेट है, ये वेट 2 तरह के काम करेगा। इसको देखो इधर भी खींच रहा है। यदि आप सरफेस होते, यदि आप खुद सरफेस होते, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आपके ऊपर रखा जाता तो क्या आपके ऊपर फोर्स नहीं लगता? मतलब ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आई? और थोड़ा सा ये जो वेट है इसको पीछे भी इधर भी ढकेल रहा है। तो ये जो देखो, ये वेट जो है, ये वेट के कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। इस तरह से, कितनी तरह से? 2 तरह से। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये रहा एक कंपोनेंट और ये रहा सेकंड कंपोनेंट। सर कैसे बना? देखो इसको अच्छे से सुन लो। ये वाला, इसको क्या नाम देंगे अपन? बोलो। ये जो वेट दिख रहा है इसके कितने कंपोनेंट बनाए? 2 कंपोनेंट। ये कितना एंगल है बेटा? थीटा। ये कितना होगा बेटा? 90। ये 90, तो बचा कितना है बेटा? बोलो। 90 माइनस थीटा। यहां तक समझ में आया? ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये जो लाइन मैंने खींची और ये जो सरफेस दिख रहा है, ये दोनों भी कैसे है? पैरेलल है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बराबर है। मैंने वेट के जो 2 कंपोनेंट बनाए, इन दोनों में एंगल कितना है? 90। यदि ये 90 माइनस थीटा, तो बचा कितना? यदि थीटा की वैल्यू मान के चलो 30 डिग्री होती, 30, ये 90, तो कितना बचता? 60। 60 है तो ये भी कितना बनेगा? 60। 60 में से ये कितना? 90 है। 90 में से 60 गया, बचा कितना? 30। मतलब ये थीटा ही हुआ ना। इसका मतलब ये थीटा बना। थीटा का एडजेसेंट वाला बोलो कॉस होता है। तो कौन से वाले फोर्स का कर रहे? W वाले फोर्स का कर रहे। तो ये क्या बनेगा? W कॉस ऑफ थीटा। और इसका देखो थीटा का ये वाला सामने वाला साइन थीटा।
ये कौन है? साइन थीटा। यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं? यहां पे लिखना चाहिए हमको, तो ये क्या बनेगा बोलो? W साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के भानगढ़ में गिरो ही मत, ज्योमेट्री उसके आगे कुछ टेंशन ही नहीं है। समझ में आई बात? अगर आपको एंगल समझ में नहीं आया तो सिंपल, अगर मैंने ऐसे बोला कि बेटा देखो ये एंगल कितना है थीटा, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये कौन है? फटाक से नीचे निकाल लोगे, इसका नाम क्या बोलोगे? W इज इक्वल टू M इंटू जी। फटाक से ऐसे करोगे, ये कौन बनेगा? W साइन थीटा, और ये फटाक से लिख लोगे W कॉस थीटा। खत्म। यहां तक समझ में आया? जैसे आपको इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन दिखे, फटाक से ये वाला फोर्स क्या करोगे? W साइन थीटा, और इधर वाला क्या करोगे? W कॉस थीटा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सर W मतलब कौन है? mg। तो मैं इसको क्या लिख सकता बोलो? व्हाट इज द W? mg कॉस थीटा, और ये क्या लिखेंगे हम लोग? mg साइन थीटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा कि बेटा फटाक से बोलो, तो मैंने क्या सिखाया आपको? रिजोल्यूशन किया किसका? फोर्स का। कौन सा फोर्स? वेट वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? आई बात समझ में? यदि मैंने इंक्लाइंड सरफेस इस तरह से दिया, चलो बेटा बोलो फटाक से, ये एंगल मैंने बोला थीटा, ये आपके पास बोलो कौन? इसका मास कितना है? m। ये कौन होगा? फटाक से बोलो, इसको क्या बोलेंगे? mg। mg मतलब कौन? w। ये बताइए कौन बनेगा? mg साइन थीटा होगा, और ये कौन होगा? mg कॉस। बिल्कुल आपके सरफेस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा बेटा, याद रखना। तो इसका काम आने वाला है जब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये बात समझ में आई? तो जब भी कभी इस तरह से मैं निकालो, क्या निकालू? इंक्लाइंड सरफेस, तो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वेट का क्या करना आना चाहिए? रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो ये समझ में आया सबको? तो अब मैं सब कुछ रब कर लेता हूं, एक ही डायग्राम निकालूंगा। फटाक से बोलना है कौन सी चीज। ये निकाला मैंने इंक्लाइंड सरफेस, ये रहा हमारा कौन? थीटा। ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है कितना? m। फटाक से बोलो बेटा इसका क्या क्या चीजें आपको दिख रही है? दो चीजें दिख रही है सर हमको। कौन सी वाली बोलो? हाँ बोलो। ये वाला हमारा कौन है? बोलो W की वैल्यू mg, और ये कौन है? mg साइन थीटा, और ये कौन है? mg कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बोलते चलिए तो आपको आते जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा बेटा कि ये ऑब्जेक्ट कितने के फोर्स से आगे बढ़ेगा, तो आप बताओ फटाक से। mg cos थीटा से आगे बढ़ रहा है या mg sin थीटा से आगे बढ़ रहा है? यस, दिस इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज़ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। यदि इसमें फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बात समझ में आई? तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आगे जब फ्रिक्शन चालू करेंगे उसमें सीखेंगे हम लोग। mg sin थीटा की वैल्यू किसी वजह से 10 हुई, मान के चलो, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हुई? 10 हुई, तो ऑब्जेक्ट जाएगा क्या? बेटा अपन ने दीपिका और कटरीना वाला एग्जांपल देखा था इस तरह से। When there are two forces are in line of action, what is the meaning of line of action? कि दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में हो। बात समझ में आई? तो ये 10 न्यूटन का फोर्स और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स कितना बनता है? 0। बात समझ में? उसी तरह से अगर फ्रिक्शन लगता है 10 न्यूटन और mg sin थीटा 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा? कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने क्या नाम बोला है? f की वैल्यू कितनी? 0। व्हाट इज द f? फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने बोला सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। बात समझ में आई? कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। अब मैंने बोला m की वैल्यू, मैंने बोला बेटा 10 किलोग्राम है। m की वैल्यू किसके बराबर? मैंने बोला बेटा थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री। किसके बराबर? सबको पता होना चाहिए। साइन 37 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी लिख के दी, दैट इज 3/5। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी? 4/5। आई बात समझ में? तो बोलो बेटा कितने के फोर्स से जाएगा? सर ये वाले फोर्स से जाएगा, दैट इज एफ मोशन करके नाम देंगे इसको। क्या बोलेंगे? और इसको अपन एफ एम बोला मैंने, इसको एफ एन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो बेटा कितने वाले फोर्स से आगे बढ़ेगा? एफ एम या एफ एन? एफ एम। तो मैंने पूछा एफ एम की वैल्यू बताइए। एफ एम कितना बनेगा देन? mg sin थीटा। सर m की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 10। g कितना होता है हमारे प्लान के? 9.8। 9.8 को अपन अप्रोक्स क्या मान के चलेंगे? 10 मान के चलेंगे। 10 इंटू साइन कितना डिग्री? 37 डिग्री। 37 कितना होता है? 3/5। 5 टू जा 10 टू जा 23 जा कितने न्यूटन से आगे बढ़ेगा? 60 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है बेटा? यदि मैंने ऐसे बोला, चलो फटाक से बोलो बेटा कि ये हमारे पास एंगल है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने बोला इसका मास है m इज इक्वल टू 10√2, सॉरी किलोग्राम। कितना मैंने बोला? फटाक से बोलो ऑब्जेक्ट कितने के फोर्स से जाएगा? फटाक से पहले क्या निकाल लोगे? वेट निकालना है, स्टेप नंबर 1, दैट इज m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी?
10√2, जी की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर, 10 इंटू 10 दैट इज 100√2, ये बना वेट। ये कौन है बेटा बोलो, mg sin थीटा, इसका नाम अपन ने क्या दिया था, fm, और ये कौन है, fn। छोड़ दो fn को, बाद में देखेंगे हम लोग जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो fm की वैल्यू किसके बराबर, mg sin 45 डिग्री के बराबर। mg की वैल्यू किसके बराबर निकली, 100, बोलते चलो, √2 sin 45 इज हाउ मच, 1/√2, √2 गेट, कितने के फोर्स से हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, 100। मैंने पूछा कितने के एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे वाह, आई बात समझ में। तो ए को रखो, एम को लेके जाओ, क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 100/m, एम की वैल्यू किसके बराबर, 10√2, 10 जा तो कितना बना, 10/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। अगर ध्यान से सुनो और ध्यान से अगर आप कंसंट्रेशन से पूरा लेक्चर सुनते हो तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी विदाउट एनी एफर्ट। क्लियर होगा कंसेप्ट, आगे बढ़े बेटा, चलो ठीक है। अब देखिएगा इसमें बेटा, यहां पे एक सीन में आपके सामने रखता हूं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास है बेटा कितना, 10 किलोग्राम, बराबर है, ठीक है। सर यहां पे इस ऑब्जेक्ट को कितने स्ट्रिंग से बांधा गया है आपके सपोर्ट के साथ, कितने सपोर्ट दिख रहे हैं, 2 स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, सपोर्ट एक ही दिख रहा है, बराबर है। स्ट्रिंग्स कितने हैं, 2। जैसे ये ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे हम लोग नीचे के डायरेक्शन पे, क्या पहले तो अप्लाई होगा बेटा वेट, क्या इस बात को मानते हो, क्या होगा अप्लाई, वेट होगा। इस वेट की वैल्यू फटाक से बोलो बेटा कितनी होगी, m इंटू जी, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू हम अपने अर्थ पे ले रहे हैं 10, 10 इंटू 10 इज 100 न्यूटन। यहां तक समझ में आया, ठीक है सर। जैसे हम लोग इसको खींचेंगे, आई होप आपको यह भी बात फील हो रही होगी कि इसके अंदर जो है टेंशन डेवलप होगा, इसको अपन T1 बोलेंगे, और इसके अंदर भी टेंशन डेवलप होगा, T2 बोलेंगे। सर व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होता है, ये टेंशन होता क्या है सर, ये होता है फोर्स। क्या होता है, तो फोर्स हमारे पास कितनी तरह के, बेसिकली नॉर्मल वाला फोर्स जिसको हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन बोले, दूसरा आज ही सीखे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज व्हाट, दैट इज वेट, जो ग्रेविटेशन से अप्लाई होगा। और जो स्ट्रिंग में खींचा तनाव जो होता है, उस तनाव को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टेंशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। क्या बोलेंगे, तो इतने इसमें कौन सा फोर्स है, T1, इसमें कौन सा फोर्स है, T2। तो जब भी मैं बोलूं टेंशन, तो टेंशन समझ के चलना क्या है, फोर्स है। आई बात समझ में। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि फटाक से बोलो T1 की वैल्यू बताइए और T2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से जो हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सीखा, उस मेथड से भी सिखाऊंगा ये वाली चीज, और एक ट्रिक भी पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे लैमिस थ्योरम। आई बात समझ में, ठीक है। देखो कैसे होता है। पहली बात तो ये देखो सर, टेंशन जो है, अब ये पूरी सिस्टम देखो क्या नीचे जा रही है, क्या बेटा नीचे जा रही है। तो बेटा यहां पे क्या डेवलप हुआ है, टेंशन T1, और यहां पे टेंशन डेवलप हुआ है T2। तो दोनों भी हमारे क्या रहे, फोर्सेस रहे। अब एक सिंपल सी बात बताइए कि यदि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट लगाऊं, मैं तो नहीं लगाऊंगा, हमारी धरती माता जो नीचे बैठी है वही क्या करेंगे, खींचेंगी, जिसकी वजह से वेट डेवलप हुआ है, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी, 100 न्यूटन, ठीक है। अब जैसे ये खींचेंगे, इसमें टेंशन T1 डेवलप हुआ, इसमें टेंशन T2 डेवलप हुआ, बराबर है। लेकिन मुझे बताइए क्या हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, जा रहा है, वह जाएगा तब जब ये टूटेंगे ना, जब टूटेंगे तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, तो ना रहेगा टेंशन T1, ना रहेगा टेंशन T2, ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा तो किसमें जाएगा, मोशन में, और मोशन में जाएगा तो चैप्टर वेक्टर का रहेगा क्या, किसका हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर बदला, न्यूमेरिकल बदला, सब कुछ बदला। अब यहां पे मोशन हो रहा है क्या, तो ये कौन से कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, स्टैटिक। स्टैटिक कंडीशन का मीनिंग होता है बेटा किसी भी तरह का यहां पे मोशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टेबल है पूरा का पूरा सिस्टम। कैसा है सिस्टम, सिस्टम हमारा कैसा है, पूरा का पूरा स्टेबल है बेटा। यहां तक समझ में। अब देखिएगा स्टेबल है, लेकिन एक चीज है कि यहां पे कितने फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाए उसके लिए। कितने दिख रहे, 2 दिख रहे, बजाए उसके लिए तालियां 2 बार। कितने दिख रहे, बजाए उसके लिए तालियां। कितने दिख रहे, बोलो अभी 4। अरे बाबा यहां पे क्लियर कट मैंने बोला कि टेंशन मतलब ही क्या है, फोर्स है। तो एक T1 दिख रहा है, एक दिख रहा है T2, और क्या ना वेट, कितने फोर्सेस है, 3। आई बात समझ में। और तीनों की तीनों फोर्सेस जब इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर लग रहे हैं, तो ये कौन से कंडीशन पे है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है।
अब ये देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपको दिख रही है, जिसमें सारे फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस। जैसे कि मैंने यहां से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कहां पे जाएंगे हम लोग? कहीं पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टैटिक कंडीशन में। क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है या नहीं लगा है? लगा है, लेकिन नेट वैल्यू कैसे मिली है? 0। आई बात समझ में? तो जरूरी है क्या कि नेट वैल्यू 0 मिलने के लिए दो ही फोर्सेस होना चाहिए? नहीं, ऐसे होने चाहिए, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। और यहां पे क्लियर कट दिख रहा है। सर ऐसे कैसे हो गया? हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से लगेगा और इधर से लगेगा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होगी, तभी जाके ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, या फिर ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला। जब ऐसा होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होता है ना। लेकिन यहां पे तो कंडीशन वैसे दिख रही नहीं सर। अगर आप अच्छे से देखो तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंदर इसका आंसर छुपा है बेटा। टॉपिक क्या था हमारा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखना कि ये जो T1 दिख रहा है, इसको मैं ऐसे एक लाइन खींच लेता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आप जो दिख रहा है कौन? T1। इस T1 के कितने कंपोनेंट बनेंगे? यदि मैं इस एंगल को θ1 बोलता हूं तो ये कौन है हमारा? फोर्स। और ये कौन है हमारा? उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये अगर T1 तो ये क्या बनेगा? T cos ऑफ थीटा। T1 cos ऑफ थीटा है या नहीं है? पक्का? यदि ये T cos ऑफ थीटा तो इसका ये वाला T1 sin थीटा यहां पे लिखो या यहां पे लिखो? इधर लिखते चलेगा ना। ये कौन बनेगा? T1 sin थीटा 1 लिखेंगे, थीटा 1 है। आया समझ में? देखो अब देखो कंसेप्ट बदलेगा कैसे। यहां पे एक दूसरा एंगल दिख रहा है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका नाम देता हूं θ2। ये और ये एंगल अलग अलग है, ठीक है। ये कौन है? देखो फोर्स। जब भी अपन स्टार्टिंग में सीखे थे ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगल में फोर्स लगेगा। ये अगर फोर्स F है तो ये क्या बनेगा? F cos ऑफ थीटा। तो ये अगर T2 है तो ये कौन बनेगा? T2 cos ऑफ थीटा 2। तो ये कौन बनेगा? उसका आगे वाला साइन वाला। यहां पे लिखो या यहां पे लिखो? आप यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, बात तो एक ही रही। ये कौन बनेगा? T2 sin थीटा 2। वाह। अब देखो अच्छे से, ऑब्जेक्ट के ऊपर दीपिका वाला फोर्स, कटरीना वाला फोर्स होगा बैलेंस। देखो कौन दीपिका का फोर्स कौन लगा रहा है? T1 cos थीटा 1। और कटरीना का फोर्स कौन लगा रहा है? T2 cos थीटा 2। आ रही बात समझ में? देखो ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला भी हो रहा है। देखो कौन सा नीचे वाला कौन है? 100 न्यूटन। ऊपर वाला कौन है? दो फोर्सेस है। तो मुझे बताइए, क्लियर कट दिख रहा है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इसकी नेट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 100 न्यूटन, तभी जाके बैलेंस होगा। बात समझ में आई? और T2 cos थीटा 2 की वैल्यू T1 cos थीटा 1 के बराबर होगी, तभी जाके बैलेंस होगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। कर सकते ना, बिल्कुल इजी हो गया आप कंसेप्ट। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ऊपर इज इक्वल टू नीचे। दैट्स ऑल। कितने इक्वेशन बनेंगे? दो। नहीं बनेंगे बेटा। पहला इक्वेशन बोलो, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है? T1 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा, सॉरी बराबर sin थीटा 2 इक्वल टू किसके बराबर? नीचे वाला। याद रखना है, ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल के साथ जोड़ना नहीं है, नीचे वाले का इसके साथ जोड़ना नहीं है। ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, लेफ्ट वाले का राइट वाले के साथ। बात समझ में आई? स्टैटिक कंडीशन इसलिए, जब मोशन में ऑब्जेक्ट आएगा तो अलग अलग कंडीशन बदलेंगी, ठीक है। T1 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा 2 किसके बराबर? 100 के बराबर रे। नीचे वाला फोर्स है या नहीं है? बेटा हमको बोलो यहां पे आप सब यार एंगल कैसे निकाले? अरे एंगल कैसे निकाले? थीटा 1 पता है क्या तुमको? टोटल एंगल कितना दिया था मैंने स्टार्टिंग में? देखो 150। ये कितना है? ये कितना है? ये अगर 90 टोटल है 150, तो ये बचा कितना? अरे 90 नहीं है क्या? ये देखो और ये देखो कितना है? 90 से बचा कितना? 60। बहुत बढ़िया। टोटल कितना था? 120 से ये कितना है? ये 90 अगर होगा, ये अगर 90 है तो बचा कितना है? 30 है या नहीं है? आ रही मजा? क्लियर हो रहा कंसेप्ट? तो बेटा फटाफट बोलो। हाँ, T1 की वैल्यू T1 sin थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू sin 60 is √3/2 T1 प्लस sin 30 is 1/2, मतलब कितना? T2/2 लिख सकते। कोई दिक्कत बेटा? कितना बना? 100। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको सॉल्व करने के बाद √3 T1 प्लस T2। इधर में इसमें से क्या निकलेगा बाहर? 1/2 निकलेगा बाहर। 1/2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, कितना बनेगा? 200 नहीं होगा? अरे 1/2 उधर जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे? 1, ठीक है।
किसके बारे में बात की हम लोगों ने? लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला इज इक्वल टू। अब देखो यहां पे लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला भी कर सकते। T1 cos θ1 इक्वल टू बोलो T2 cos θ2। अरे समझ में आ रही बात? बोलो T1 cos θ1, θ1 की वैल्यू कितनी? 60 cos 60 इज हाउ मच? 1/2 बराबर है, इक्वल टू T2 cos θ2, cos θ2 इज व्हाट? √3/2 बराबर है। 2 गेट क्या बनेगा? T1 इज इक्वल टू √3/T2। ये वैल्यू पकड़िए, यहां पे डालिए, क्या बनेगा बोलो? हाँ, √3, T1 की वैल्यू बनी √3T2 प्लस T2 इक्वल टू 200। √3 3T2 प्लस T2 इक्वल टू 200। 3T2 प्लस 1T2 4T2 इक्वल टू 200। T2 की वैल्यू बनी 4 उधर गया, सॉरी 200, कितना बना? 50। कितना न्यूटन? सर टेंशन का यूनिट न्यूटन क्यों लिखे? अभी बोला मैंने थोड़े देर पहले, टेंशन ही कौन सा है हमारा? फोर्स है। आई बात समझ में? T2 की वैल्यू पकड़िए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो देखो यहां पे इस इक्वेशन में डालेंगे अपन, बोलो T1 की वैल्यू, T1 इज व्हाट? √3 इंटू T2। T2 की वैल्यू किसके बराबर? 50, दैट इज 50 √3T1। ये सॉरी न्यूटन, ये कौन बना? T1। अरे लीनियर इक्वेशन सीखे नहीं सीखे 10वीं में? बस वही तो सिखा रहा मैं आपको, है क्या कुछ नया इसमें? बस आपको क्या करना आना चाहिए? रिजॉल्व करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए बेटा? अगर ये ना कर पाए तो एक जबरदस्त मैं आपको क्या सिखाता हूं? ट्रिक सिखाता हूं। क्या सिखाऊंगा? सर कैसी ट्रिक है बताइए? उस ट्रिक का नाम है बेटा कौन सा? थ्योरम, लैमीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लैमीज थ्योरम। क्या सिखाया मैंने? कौन सा थ्योरम? लैमीज थ्योरम। देखिए क्या बोलना चाहता है लैमीज थ्योरम। दी लैमीज थ्योरम states that when there are three concurrent coplanar and non-collinear vectors, then दी, या फिर वेक्टर्स की जगह अपन लिखेंगे बेटा फोर्स, फोर्सेस। कितना दिया बोलो? द लैमीज थ्योरम स्टेट दैट व्हेन देयर आर 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस, देन one force is directly proportional to the sine of angle created between other two forces। ठीक है, ये बोला जाता है क्या? लैमीज थ्योरम। अब आपको ये स्टेटमेंट के हिसाब से समझेगा नहीं, मैं आपको समझा के बताता हूं, सुन लो अच्छे से। ठीक है, मान के चलो बेटा कि यहां पे मैं 3 वेक्टर्स निकालता, जैसे कि, तो तीनों भी वेक्टर्स या फिर तीनों भी फोर्सेस कैसे होने चाहिए बोलो? यहां पे पहली चीज बोली है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मीनिंग है बेटा एक ही पॉइंट से इमर्ज हुए वाले, जैसे कि इसका नाम देंगे हम लोग F1। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे बोलो? F2। ठीक है, थर्ड वेक्टर ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए। अब एक प्लेन का मीनिंग मतलब तीसरा फोर्स इधर भी हो सकता है इसके साथ। इसके साथ का मीनिंग क्या है? कोलिनियर। तो क्या बोला है? नॉन कोलिनियर, मतलब तीसरा ऐसे हो सकता है। यह कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए? लैमीज थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए। तो लैमीज थ्योरम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा, उसके कुछ अपने अपने क्या है? लिमिटेशंस है। आई बात समझ में? अब सुन लो, इसका नाम F2 दिए, इसका नाम क्या देंगे? F3। ठीक है, कुछ एंगल्स के नाम यहां पे रख देते बेटा। इसको अपन बोलेंगे, मान के चलो अल्फा, इसको मैंने बोला बीटा, और इसको मैंने बोला गामा। ठीक है, उस बाद में स्टेटमेंट में समझाऊंगा स्टेटमेंट को। ठीक है, अब समझिएगा क्या बोलना चाहता है स्टेटमेंट। इसमें मान के चलो बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसमें क्या इस वेक्टर को या फिर F1 को ऐसे लिख सकते हैं? F1 को, F1 का कलर कौन सा है बोलिए? कौन सा है बेटा? बोलो ब्लू। ये रहा कौन? F1। कौन दिख रहा है? F1। F2 किधर दिख रहा है?
किधर दिख रहा है F2? F3 किधर दिख रहा है? तो यहां पे निकाले F3। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, F1 ऐसे निकालेंगे। पहले मैं रेड को निकालता हूं, ठीक है। कौन निकालेंगे अपन? F3। ये कौन है हमारा? F3। ठीक, अब देखो F1 जो है, क्या मैं F1 को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं? चलेगा? ये मैंने निकाला, बोलो कौन है ये? F1 है या नहीं है? कौन है ये हमारा? F1 है। F2 क्या ऐसे है? F2 को ऐसे ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो पकड़िए F2 को और वहां पे रखिए, ऐसा था ना F2। ये कौन है हमारा? F3। ये कौन है हमारा? F1। ये कौन है हमारा? क्या बन रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अच्छे से ध्यान से देखना, क्या मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता? वैसे ही है ना कुछ F2। ये पूरी लाइन कितना एंगल बनाती है टोटल अपने खुद के साथ? 180। 180 में से ये गया कितना? तो ये बचा कितना? 180 माइनस अल्फा। समझ में आ रही है? तो ये किसके बीच का एंगल है? F2 और F3 के बीच का एंगल है। F2 और F3 के बीच का एंगल ये एंगल रहा है या नहीं है? कितना ये? पाई माइनस अल्फा। पाई इज व्हाट? 180 डिग्री। पाई इज व्हाट? रेडियन में लिखा है। उसी तरह देखिए, इसको मैं एक्सटेंड करता, किया एक्सटेंड किया, टोटल एंगल कितना था बेटा? ठीक है, इसको छोड़ो, अपन इसको देखेंगे। देखो देखो देखो, ये कौन था अपना? बोलो, ये बीटा था ना। देखो, अब देखो इसको मैंने एक्सटेंड किया। किसको एक्सटेंड किया? F1 को एक्सटेंड किया। F3 और F1 की तरफ ध्यान देना, टोटल एंगल कितना था? या फिर देखो इधर, देखो इधर देखो, ये टोटल इधर अच्छे से लिखेंगे। ये कौन रहा? F3। ये कौन है हमारा? अल्फा। ये कौन था हमारा? बीटा। ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सटेंड किया था। आप लोग किसको एक्सटेंड करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे, बराबर है। ये कौन था बेटा? बोलो अच्छे से ध्यान से देखना, ये कौन था हमारा? बीटा। ये कौन था? ये टोटल कितना था? 180 में से बीटा गया, ये बचा कितना? 180 माइनस बीटा। ये किसके बीच का एंगल है? F1 और F3। कहां पे F1? ये रहा F1 और ये रहा F3। ऐसा था ना वो पहले। तो ये एंगल कितना बनेगा? पाई माइनस बीटा। बचा कौन है? बोलो अल्फा। कौन बचा है? अल्फा तो हो गया, बीटा हो गया। ये बचेगा कौन? पाई माइनस गामा। और आप उसको किसको एक्सटेंड करेंगे? F3 को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पे एंगल कितना है? पाई माइनस गामा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा। तो साइन लॉ क्या बोलता है? साइन लॉ क्या बोलता है? साइन लॉ ऐसा बोलता है कि देखिए, एंगल जो है उसके सामने की साइड लीजिए, तो क्या दिख रहा है? कोई भी एक साइड पकड़े, कौन सा वाला? ये एंगल पकड़ो, इसके सामने की साइड पकड़ो, कौन है? F1 डिवाइडेड बाय साइन और एंगल लिखिए। साइन एंगल कौन दिख रहा है? F1 के अपोजिट वाला कौन सा दिख रहा है? बोलो पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? कोई भी दूसरा फोर्स लीजिए या फिर कोई साइड लीजिए, बोलो कौन सा दिख रहा है? F2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। F2 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल क्या दिख रहा है? साइन इन ब्रैकेट, हाँ, पाई माइनस बीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? F3 उसके अपोजिट वाला, बोलिए ये वाला, साइन पाई माइनस गामा। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है। लाइमस थ्योरम सेड दैट when there are three concurrent planar non-collinear forces, then the one force is directly proportional to, one force मतलब कौन? कोई भी पकड़िए, F1 is directly proportional to the sine of angle created between other two forces। जैसे कि देखो F1 जो है, ये F1 ऐसा था, अदर टू फोर्सेस मतलब कौन है? F2 और F3। इधर कौन सा एंगल बना था? बोलो बेटा अल्फा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल क्रिएटेड बाय अदर टू फोर्सेस। ये दो फोर्सेस जो बचे हैं, इसमें जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बोलो साइन ऑफ, हाँ, अल्फा। तो F1 के नीचे लेके चलिए, F1 डिवाइडेड बाय, मैं यहां पे क्या लिखता हूं? इक्वल टू का साइन यहां पे क्या लिखा? कांस्टेंट। तो क्या बनेगा? साइन ऑफ अल्फा। क्या दिख रहा है यहां पे? दिख रहा है साइन ऑफ अल्फा? नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? साइन पाई माइनस अल्फा दिख रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं इसको साइन अल्फा लिख सकता हूं। ये कौन था? सेकंड। बताऊंगा कैसे। सर कैसे आया? सर ये कैसे आया? बेटा यहां पे क्या दिख रहा है? 180 माइनस अल्फा। आपने अलाइड एंगल सीखा है, बराबर है। जब यहां पे कौन सा एंगल दिखे? 180 दिखे, तो यहां पे साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। उसका कौन सा फंक्शन नहीं लेना है? कोई फंक्शन नहीं लेना है, बराबर है। साइन का साइन ही रहेगा। उसके बाद देखो 180 माइनस अल्फा, ये कौन सा एंगल होता है?
बराबर है। तो मान के चलो एक्यूट एंगल का इस्तेमाल करेंगे तो देखो यहां पे कौन से इसमें आ रहा है 180, मतलब ये रहा 180। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सभी कौन है? साइन है, तो सभी क्या रहेगा? अब देखो इसका प्रूफ है बेटा ये, तो इसके इक्वल टू कांस्टेंट के। क्या वही रूल इसके लिए लगेगा F2 के लिए? क्या वही रूल F3 के लिए लगेगा? तो बेटा यहां पे ये आपका हो गया लैमिस थ्योरम। आया बात समझ में? अब देखिए लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते जो मैंने आपको बताया। बोलो क्या दिख रहा है? इधर एक दिख रहा है फोर्स जिसका नाम क्या है? टेंशन T1। इधर एक दिख रहा है फोर्स जिसका नाम क्या है? टेंशन T2। इधर एक दिख रहा है फोर्स जिसका नाम क्या है? W। W की वैल्यू किसके बराबर? आया? देखो 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 देखो, ये एंगल किसके बराबर था? फटाक से बोलो। 120 डिग्री क्वेश्चन में दिया। देखो ये एंगल किसके बराबर है? बोलो 150 डिग्री। ये एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री है। तो बेटा फटाक से बोलो F1 इसको अपन क्या मान के चलेंगे? F1 इसको क्या मान के चलेंगे? F2 इसको क्या मान के चलेंगे? F3। आई बात समझ में? बोलो बेटा F1 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 का अपोजिट वाला एंगल क्या है? 120। तो क्या लिखेंगे? साइन 120। F1 के जगह पे क्या लिखेंगे? T1 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू बोलो ये वाला लिखेंगे T3 वाला। बोलो F3 वाला। F3 वाला मतलब कौन? W। W डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट वाला क्या दिखेगा? साइन 90। आया समझ में? बेटा हमको क्या निकालना है? T1 निकालना है। T1 डिवाइडेड बाय साइन 120 को कैसे लिख सकते सर? साइन 180 माइनस 60 लिख सकते? अरे लिख सकते। इक्वल्स टू W की वैल्यू किसके बराबर है? 100 न्यूटन के बराबर है। साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर? 1। साइन 180 माइनस 60। 180 को क्या लिख सकेंगे? व्हाट इज द 180? साइन के जगह पे यहां पे 180 रहा तो साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। ये मैंने अलाइड एंगल में सिखाया और तभी भी मैंने बोला था अलाइड एंगल को अच्छे से पढ़ लेना। नहीं पढ़ा होगा तो उसका वीडियो मैंने शूट करके रखा, उसको देख लेना। तो क्या लिखेंगे? T1 की जगह पे T1। ये क्या लिखेंगे? साइन 60 इक्वल्स टू 100 होगा। साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर? √3/2 इक्वल्स टू बोलो T2 डिवाइडेड बाय साइन कितना लिखेंगे? बोलो T2 इधर है ना? हाँ कितना लिखेंगे? 150 इक्वल्स टू बोलो F3 की जगह पे कौन है? W। W की वैल्यू किसके बराबर? 100 बाय हाँ साइन 91 बराबर। साइन 150 को कैसे लिखेंगे? बोलो T2 डिवाइड बाय 180 माइनस 30 मतलब क्या होगा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू ये कौन है? तो बोलो बेटा क्या बनेगा? दैट इज T2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1/2 कितना आया? इक्वल टू 50। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो कौन सी मेथड आपको इजी लगती है? कौन सी मेथड इजी लग रही है? बस लैमिस थ्योरम के अपने क्या है? लिमिटेशन है। वहां पे यूज करना है जहां पे कोलिनियर कोप्लेनर हो, कोलिनियर ना हो। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस कंसेप्ट से आपने क्या सीखा? कि आपको रिजोल्यूशन करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आई बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन में देता हूं, इसको सॉल्व करके बताइएगा इस तरह से। ये एंगल मैंने दिया मान के चलो 45 डिग्री। क्या लिखा मैंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स P? P का वैल्यू कितना होना चाहिए कि सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? इसको कितने फोर्स से खींचना चाहिए कि पूरी सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए और यह एंगल कितना बने? 45 बने। अब ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो एंगल क्या बनेगा? छोटा बनते जाएगा। फील हो रहा है? नहीं हो रहा है? और जोर से खींचोगे क्या बनेगा? एंगल छोटा बनेगा। तो अगर एंगल 45 डिग्री हो तब जाके P कितना होगा ये आपको निकालना है। कर सकते? ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट।